हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग लगभग जो ऑब्जेक्टिव आई दृष्टि मैगजीन कर रहे थे, तो उसके कल हमने 45 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी के आगे आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले 45 तक हमने कराए थे। AI आ गया था। कल हमने ये बताया था कि 45वें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने बताया था 17 सितंबर 1948 को। किस पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था, तो आप एक ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक, तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके 13 महीने के बाद हैदराबाद जो था उसको मुक्ति मिली 17 सितंबर 1948 को। ठीक, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था जैसे ऑपरेशन करुणा, फिर ऑपरेशन गंगा। ठीक, ये हमने बताया। जैसे करुणा कहाँ चलाया गया था, ये आपके लिए होमवर्क दिया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया, ऑपरेशन अजय। ये तो करुणा हो गया, गंगा हो गया, अजय हो गया। और दोस्त, ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया था, ये भी लिख लो। ये सारे ऑपरेशन आप याद कर लेना, इनसे ज़रूर प्रश्न पूछता है। एक करुणा है, म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से लाए गए थे भारतीय लोगों को। ऑपरेशन दोस्त जो अभी तुर्की और सीरिया, जो तुर्की में क्या हुआ था भूकंप और सीरिया में आया था, उसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो याद रखना। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर का। बेसिक इंडिया AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख सकते हो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, याद रखो हिंदी में। तो AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपको याद होना चाहिए 3 से 4 जुलाई 2024 तक ये चला था। फिर अगला, वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है, रेल मंत्री है वर्तमान में, याद रखना। इन्होंने वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्लियर। अगर यहाँ पे अगर पीयूष गोयल की बात करें, पीयूष गोयल के पास क्या है ये आप बताइएगा, ये होमवर्क है। नितिन गडकरी के पास क्या है, ये सड़क मंत्री इन्हें कह दो। ठीक, कौन, नितिन गडकरी जी। रविशंकर प्रसाद कौन है, इनको बताना। ठीक, फिर अगला प्रश्न है AI प्रशंसा दिवस प्रतिवर्ष किस चीज़ को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, प्रशंसा दिवस। AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को। ठीक, अच्छा 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, मोस्ट महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई को क्या, ये दोनों होमवर्क हैं। ठीक, ये दोनों होमवर्क। 18 जुलाई को बता देते हैं आपको, APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है 18 जुलाई को। 20 जुलाई को क्या है बताइएगा आप लोग। फिर इसके बाद है अगला 49 नंबर का क्वेश्चन। संयुक्त, देखिए ये संतोषी IAS की PDF है, इसी के माध्यम से हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। क्योंकि वैसे पढ़ने से बार बार याद नहीं होता, लेकिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो याद जरूर होगा। फिर है 49 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव कब अंगीकृत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशनल असेंबली की। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 मार्च 2024 को इसने क्या किया है, अंगीकृत किया, 21 मार्च 2024 को। ठीक, फिर है GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना कब हुई, तो इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखना ये जून 2020 में। जून 2020 में। देखिए इसमें लगभग 172 पेज हैं, लगभग 250 प्रश्न है, वो सब आपको करा देंगे। फिर अगला है इंडिया AI मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट पर कब मंजूरी दी, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्च में 2024 में क्या किया, इंडिया AI मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट पर मंजूरी दी, बजट की मंजूरी दी। ठीक, फिर अगला है इंडिया AI मिशन का कुल बजट कल बताया था, फिर से रिवीजन हो रहा है। 10,371.92 करोड़ रुपए कुल बजट होगा किस पे, इंडिया AI मिशन पर। क्लियर। फिर अगला है इंडिया AI कंप्यूटर क्षमता का उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप अप्स की मदद करना। क्लियर। फिर अगला है इंडिया AI नवाचार केंद्र का मुख्य कार्य क्या होगा,
तो इसका इसलिए इस पे विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है का मुख्य कार्य क्या होगा। तो आपको बताना अनुसंधान क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभाओं की तैनाती एवं प्रतिधारण सुनिश्चित करना। ठीक, तो इंडिया एआई नवाचार केंद्र का मुख्य कार्य क्या होगा, अनुसंधान मतलब रिसर्च जो एरिया है कि शीर्ष प्रतिभाओं की तैनाती एवं प्रतिधारण सुनिश्चित करना। क्लियर। फिर अगला है आपका इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स का उद्देश्य क्या है, तो सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा का विस्तार करना। सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई मतलब हर क्षेत्र में एआई का विस्तार किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एआई शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण यह योजना चलाई जा रही है। फिर दूरसंचार अधिनियम 2023 को किस दिन लोकसभा में पेश किया है, इंपॉर्टेंट भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2023 को दूरसंचार अधिनियम 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। क्लियर। फिर दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार स्पेक्ट्रम को किस माध्यम से आवंटित किया गया। ठीक, तो ये नीलामी द्वारा, इसकी नीलामी हुई थी, उसके द्वारा ये क्या किया गया, आवंटित किया गया। क्लियर। फिर अगला है कि किस प्रावधान के तहत उपयोगकर्ताओं को डू नॉट डिस्टर्ब, डीएनडी जिसे कहते हैं, फ़ोन में आती है डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। तो आप याद रखना उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। ठीक, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। फिर अगला है दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नया नाम क्या कर दिया गया बदलकर, तो आप याद रखना डिजिटल भारत निधि। क्या नाम रख दिया इसका, डिजिटल भारत निधि। ठीक, डिजिटल भारत निधि सॉरी दूरसंचार विकास निधि, दूरसंचार विकास फंड। ठीक, किसका, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड नाम चेंज हुआ, अब क्या नाम हो गया, दूरसंचार विकास फंड। क्लियर। अब 60 नंबर पे आ जाइए। दूरसंचार अधिनियम 2023 में किस दिन से कुछ प्रावधान लागू किए गए, तो दोनों डेटें याद रखेंगे हम लोग, कौन कौन सी हैं, 26 जून 2024 और 5 जुलाई 2024, 26 जून 2024 और 5 जुलाई 2024 को। ठीक, फिर आपका अगला आता है दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बिना प्राधिकार के दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने पर अधिकतम के, देखो अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है दूरसंचार जो अधिनियम आया है उसके तहत, तो उसको कितनी कैद की सज़ा दी जाएगी, कितनी सज़ा होगी, तो आप याद रखना 3 वर्ष, कितनी, 3 वर्ष उसे सज़ा होगी। ठीक, जुर्माना भी लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। अब जुर्माना कितना है, जुर्माना याद रखो 5 करोड़ रुपये भाई जुर्माना है, अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो 5 करोड़ होगा। फिर दूरसंचार अधिनियम 2023 के तो एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितने सिम होने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दूरसंचार अधिनियम 2023 में लाया गया, उसके तहत एक व्यक्ति के पास 9 सिम, कितने सिम, 9 सिम हो सकते हैं। ठीक, ये बताया गया। फिर लेकिन जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्य में यह सीमा घटकर 6 रह गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया, नोट करके लिख दिया गया है। क्या है, जम्मू कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह सीमा घटकर 6 कर दी गई। मतलब पूरे भारत में 9 रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति के पास 9 हो सकती है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो हैं और जम्मू कश्मीर और असम, इसमें क्या है, यह सीमा 6 रहेगी। ठीक, फिर अगला है लोक परीक्षा अनुचित साधन। देखिए परीक्षाओं में धांधली हो रही है, सरकार की किरकिरी हो रही है, जिसके कारण एक नया विधेयक पास किया गया, लागू किया गया। क्या है, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करना, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करना। ठीक, फिर है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में कब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और ये कानून बन गया। क्लियर। फिर किस परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण 19 जून 2024 को परीक्षा को रद्द किया गया, तो यार ये बहुत बड़ी हुई थी, ये यूजीसी नेट हुई तो बहुत ही, लेकिन यूजीसी नेट के आधार पर किया गया था इसको
रद्द कर दिया गया। ठीक, फिर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 की अधिसूचना कब जारी हुई? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। अधिसूचना 21 जून 2024 को जारी की है। ठीक, किस मंत्रालय ने 18 जून 2024 को यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की? तो कौन करेगा? शिक्षा समझे तो शिक्षा मंत्रालय करेगा, इसमें सिंपल सी बात है, इतना बताने की जरूरत है नहीं। इस अधिनियम के तहत अनुचित साधनों के इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी अवधि की कैद हो सकती है, मतलब जेल कितने साल की हो सकती है? याद रखना 3 से 5 साल, 3 से 5 वर्ष तक कैद हो सकती है। क्लियर। फिर है, अगर अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को कितने वर्षों की सजा हो सकती है? इसमें क्या था, अनुचित साधनों के इस्तेमाल के लिए कितनी अवधि की कैद होगी? तो 3 से 5 वर्ष अगर कोई अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है। और संगठित अपराध करने वाले अंतर्गत संगठित अपराध अगर कोई करता है तो उसकी सजा कितनी हो जाएगी? 5 से 10 वर्ष। कितनी होगी? 5 से 10 वर्ष। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत जांच केवल निम्नलिखित रैंक के अधिकारी, अच्छा कौन स्तर के अधिकारी जांच करेंगे? तो डिप्टी एसपी, न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक, न्यूनतम, इससे नीचे कोई इसकी जांच नहीं करेगा। ठीक, इसकी जांच नहीं करेगा, याद रखना, न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी। फिर बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा, भाई वहाँ भी गड़बड़ हुआ तो उसने भी 24 जुलाई 2024 को पारित कर दिया, 24 जुलाई 2024 को पारित कर दिया, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किस धर्म से संबंधित है? याद रखना, 5वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखना इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किस दिन और वर्ष में किया जाना है? तो ये बताना, 19 जून 2024 को। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत इसे किस रूप में घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व संस्थान, राष्ट्रीय महत्व संस्थान, राष्ट्रीय महत्व संस्थान, राष्ट्रीय महत्व संस्थान। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर किस स्थान पर स्थित है? राजगीर में, पता है आपको। के कुलाध्यक्ष कौन है? तो ये भैया राष्ट्रपति जी हैं, याद रखना राष्ट्रपति ही होंगे इसके। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस नंबर की हैं ये आप बताना। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति वन भुज, भुज भैया कहाँ है? यहाँ पर जितने भी लोग भूकंप में शहीद हुए थे, मतलब जिनका निधन हो गया था, उनके एक स्मारक स्मृति वन के रूप में बनाई गई। कहाँ? गुजरात, भुज क्षेत्र पड़ता है। ठीक, यहाँ बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 में आया था गुजरात में भूकंप, प्राकृतिक आपदा के कारण। किसके कारण? गुजरात में किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा? तो भूकंप आया था, पता है आपको। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को किस प्रकार के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया? तो याद रखना, प्रिक्स वर्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिक्स वर्सेल्स। ठीक, याद रखना। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 अगस्त 2022 को। कब किया गया स्मृति वन संग्रहालय का उद्घाटन? 28 अगस्त 2022 को। क्लियर। स्मृति वन भूकंप स्मारक में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा वन स्थित है? तो याद रखना, मियावाकी वन। ये देखो है क्या, फोटो डालोगे मजा आ जाएगा देखकर, मियावाकी वन। ठीक। भारत की 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया कब संपन्न? ये भाई इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चुनाव हुए, 19 अप्रैल को शुरू हुआ था। और 19 अप्रैल के शुरू होने के बाद पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद लास्ट कब तक चला था? 1 जून को, 1 जून को। और परिणाम कब आया था? 4 जून को। ठीक, 19 अप्रैल 1 जून, 19 अप्रैल से शुरू हुआ 24 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम 4 जून को आया। क्लियर। आम चुनाव में कितने मतदाता मतदान के लिए पंजीकृत रजिस्टर्ड कितने थे? 96.88 करोड़, 96.88 करोड़। क्लियर। किस जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया? सेमपेन जनजाति, सेमपेन जनजाति। अब ये सेमपेन जनजाति कहाँ की है? सेमपेन जनजाति याद बताना कहाँ की है। ठीक। फिर किस राज्य ने आम चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतदान किया? लक्षद्वीप का भैया हमेशा लक्ष्य रहता है, लक्षद्वीप सब चीज़ में आगे है। ठीक। आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें? भैया ये तो सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं, 240। कौन 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद है? प्रिया सरोज है, समाजवादी पार्टी की सांसद है। कहाँ से सांसद हैं ये बताना, ये कहाँ सांसद हैं? ठीक। प्रिया सरोज का जन्म
23 नवंबर 1998 को हुआ। ठीक, 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं सांसद के रूप में निर्वाचित थी? पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 थी, लेकिन अब 74 रह गई, 4 कम हो गए, 4 कम हो गए। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ कब ली? तो 4 जून को रिजल्ट आया, 9 जून को उन्होंने शपथ ले ली, याद रखना। शपथ ग्रहण समारोह में प्रमुख विदेशी नेता, ये पूछा जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति से उस समय रानिल विक्रमसिंघे ये आए थे। ठीक, और कौन से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए इसके साथ? लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, याद रखना। आपका हो गया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश छुटवा से आंध्र प्रदेश, छोटा से अरुणाचल प्रदेश और छोटा से उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। ठीक, अब 15वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था आंध्र प्रदेश में? ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक, हाँ, विधानसभा की सीटें पूछेगा। आंध्र प्रदेश में 175 हैं, आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, याद रखना। और यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बनी? YSRCP। आंध्र प्रदेश में YSRCP की सरकार बनी है। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? तो 175 हो गई आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में हो गए 147। ठीक, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अरुणाचल प्रदेश में ST के लिए आरक्षित सीटें, ST के लिए 59 सीटें। ठीक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं? तो ये 59 सीटें। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 46। 2024 में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग किस पार्टी के नेता बने? भैया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM से बने हैं। सिक्किम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या विधानसभा सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 55 से लेकर 103 तक महत्वपूर्ण प्रश्न कराए आपके ऑब्जेक्टिव रूप में। याद करते रहिए, देखते रहिए। अब इसी प्रकार से आगे हम कराएंगे। ये कल या परसों ख़त्म हो जाएगी सीरीज, इसके बाद फिर और पॉलिटिक करा देंगे, इसी प्रकार कराते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।